Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. नमस्कार। आज हम भूगोल की दुनिया में एक महत्वपूर्ण सफर पर निकल रहे हैं। हम एनसीईआरटी कक्षा 6 के अध्याय 2 ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर को देखेंगे। ये विषय बुनियादी लगता है, लेकिन यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए ये समझ की पहली सीढ़ी है, एक ऐसा आधार जिस पर भूगोल की पूरी इमारत खड़ी होती है। बिल्कुल, हमारे हाथ में ये एनसीईआरटी अध्याय है और देखिए, हमारा मकसद है इसके हर जरूरी पहलू को बारीकी से समझना। सोचिए जरा, पृथ्वी पर किसी भी स्थान की सटीक पहचान या अलग-अलग जगहों पर समय का अलग होना, ये सब कैसे तय होता है? इसका जवाब इन्हीं काल्पनिक रेखाओं, मतलब अक्षांश और देशांतर में छिपा है। और यूपीएससी भी तो इन्हीं बुनियादी अवधारणाओं से जुड़े सवाल पूछता रहा है, चाहे वो प्रीलिम्स में सीधे तथ्यों पर आधारित हो या पर मेंस में इनके प्रभावों का विश्लेषण। तो आज हम इस स्रोत की गहराई में उतरेंगे। न सिर्फ ये जानेंगे कि ये रेखाएं क्या हैं, बल्कि ये भी समझेंगे कि यूपीएससी के नजरिए से ये क्यों और कैसे महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ग्लोब की बात करते हैं। ये पृथ्वी का एक मॉडल है, हम सब जानते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक तस्वीर क्यों नहीं है? ग्लोब की क्या खासियत है? और ये अक्ष या एक्सिस, ये क्या चीज है जिसके बारे में हम सुनते हैं? हाँ, देखिए, स्रोत के अनुसार ग्लोब पृथ्वी का एक छोटा लेकिन सच्चा प्रतिरूप है, मतलब एक ट्रू मॉडल, त्रिआयामी, 3D जिसे कहते हैं। ये किसी सपाट नक्शे जैसा नहीं है, बल्कि दिखाता है कि पृथ्वी असल में गोल है। महाद्वीप, महासागर सब अपने सही आकार और स्थिति में कैसे दिखते हैं। और हाँ, ये ग्लोब स्थिर नहीं होता, ये घूम सकता है। स्रोत बताता है कि ये एक सुई के चारों ओर घूमता है, जो थोड़ी झुकी हुई होती है। इसी को अक्ष यानी एक्सिस कहा जाता है। ये एक काल्पनिक रेखा है, मतलब असल में पृथ्वी पर ऐसी कोई सुई नहीं है। इसी काल्पनिक अक्ष के चारों ओर हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। और इस अक्ष के जो दो अंतिम बिंदु हैं, वो उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल और दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल कहलाते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूम रही है। अब इस घूमती हुई गेंद पर किसी जगह का पता लगाना, ये तो एक चुनौती है। यहीं पर मुझे लगता है अक्षांश रेखाओं की भूमिका आती है ना। यूपीएससी अक्सर उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध की विशेषताओं पर सवाल पूछता है। तो इन गोलार्धों को कौन सी रेखा है जो विभाजित करती है, और ये अक्षांश रेखाएं होती क्या हैं? आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया। किसी स्थान की उत्तर दक्षिण स्थिति बताने के लिए ही अक्षांश रेखाओं का इस्तेमाल होता है। स्रोत में सबसे महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा बताई गई है विषुवत वृत्त, इक्वेटर। ये 0 डिग्री मतलब 0 डिग्री अक्षांश को दर्शाती है। ये एक काल्पनिक वृत्त है जो ग्लोब को ठीक 2 बराबर हिस्सों में बांटता है। विषुवत वृत्त के उत्तर वाला जो आधा भाग है, उसे उत्तरी गोलार्ध नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, और दक्षिण वाला आधा भाग दक्षिणी गोलार्ध सदर्न हेमिस्फीयर कहलाता है। अच्छा, और बाकी अक्षांश रेखाएं वो कैसी होती है? क्या वो सब बराबर होती हैं? नहीं, पर एक महत्वपूर्ण बात है। विषुवत वृत्त की समानांतर मतलब पैरेलल ध्रुवों तक खींचे गए सभी वृत्तों को अक्षांश या पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स कहा जाता है। इन्हें अंश यानी डिग्रीज में मापा जाता है। विषुवत वृत्त तो हो गया 0 डिग्री। यहाँ से अगर उत्तर की ओर गिनती करें तो उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है, और दक्षिण की ओर गिनती करें तो दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सभी समानांतर वृत्त होते हैं, लेकिन इनकी लंबाई बराबर नहीं होती। जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर जाते हैं, इन वृत्तों का आकार छोटा होता जाता है। ध्रुवों पर तो ये सिर्फ एक बिंदु रह जाते हैं। विषुवत वृत्त के अलावा अध्याय में कुछ और खास अक्षांश रेखाओं का भी जिक्र है, और इन पर तो यूपीएससी प्रीलिम्स में सीधे सवाल बनते हैं। वो कौन सी हैं और उनके डिग्री मान क्या हैं? हाँ, बिल्कुल। स्रोत 4 और महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं को रेखांकित करता है। पहली है कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तर यानी N पर स्थित है। दूसरी मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री दक्षिण यानी S पर स्थित है। फिर है उत्तर ध्रुव वृत्त, आर्कटिक सर्कल। ये विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर यानी N में है। और आखिर में दक्षिण ध्रुव वृत्त, एंटार्क्टिक सर्कल। ये विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री दक्षिण यानी S में है। तो प्रीलिम्स पॉइंटर्स यहाँ याद रखने वाली मुख्य बातें हैं: विषुवत वृत्त यानी 0 डिग्री, कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री N,
मकर रेखा यानी 23.5 डिग्री S, उत्तर ध्रुव वृत्त यानी 66.5 डिग्री N, दक्षिण ध्रुव वृत्त यानी 66.5 डिग्री S, और हाँ, उत्तरी ध्रुव यानी 90 डिग्री N और दक्षिणी ध्रुव यानी 90 डिग्री S, ये सभी अक्षांश रेखाएं हैं और समानांतर होती हैं। बिल्कुल। और मेंस इनसाइट्स में मेंस के लिए इन रेखाओं का महत्व सिर्फ उनकी डिग्री में नहीं है, बल्कि उनके जलवायु निर्धारण में है ना? इनकी स्थिति पृथ्वी पर सूर्य की किरणों के कोण और उससे बनने वाले जो ताप कटिबंध हैं, उनको समझने की कुंजी है, जो आगे चलकर वनस्पति, कृषि और मानव बसावट जैसी चीजों को प्रभावित करते हैं। आपने ताप कटिबंधों का जिक्र किया। एनसीईआरटी का यह अध्याय बताता है कि इन्हीं अक्षांश रेखाओं के आधार पर पृथ्वी को अलग अलग ताप कटिबंधों यानी हीट जोन्स में बांटा गया है। ये विभाजन कैसे होता है और यूपीएससी के लिहाज से ये क्यों महत्वपूर्ण है, खासकर जब हम जलवायु परिवर्तन या कृषि पैटर्न जैसे मुद्दों को देखते हैं? जी, इसका सीधा संबंध है सूर्य से मिलने वाली ऊष्मा की मात्रा से, जो कि अक्षांश पर निर्भर करती है। स्रोत बहुत स्पष्ट रूप से 3 मुख्य ताप कटिबंध बताता है। पहला उष्ण कटिबंध, टॉरिड जोन। ये कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर और मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण के बीच का क्षेत्र है। यहाँ क्या होता है कि सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार दोपहर में ठीक सिर के ऊपर होता है। इस कारण इस क्षेत्र को सबसे अधिक ऊष्मा मिलती है और यहाँ बहुत गर्मी रहती है। अच्छा, सबसे गर्म क्षेत्र। हाँ। दूसरा है शीतोष्ण कटिबंध, टेम्परेट जोन्स। ये 2 क्षेत्रों में है। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर और उत्तर ध्रुव वृत्त 66.6 डिग्री उत्तर के बीच, और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण और दक्षिण ध्रुव वृत्त 66.6 डिग्री दक्षिण के बीच का क्षेत्र। इन क्षेत्रों में सूर्य कभी भी सिर के ठीक ऊपर नहीं आता। सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं, इसलिए यहाँ तापमान मध्यम रहता है, मतलब न ज्यादा गर्म न ज्यादा ठंडा, मध्यम तापमान। ठीक है। और तीसरा शीत कटिबंध, फ्रिजिड जोन्स। ये भी 2 हैं। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त 66.5 डिग्री N और उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री N के बीच का क्षेत्र, तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त 66.5 डिग्री S और दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री S के बीच का क्षेत्र। यहाँ सूर्य क्षितिज से ज्यादा ऊपर नहीं आ पाता, किरणें बहुत ही ज्यादा तिरछी होती हैं, इसलिए यहाँ बहुत ठंड होती है। तो ये विभाजन दिखाता है कि कैसे अक्षांश सीधे तौर पर किसी स्थान की जलवायु को निर्धारित करने में एक बड़ी भूमिका निभाता है। जैसे यूपीएससी में एक सवाल पूछा गया था, शायद 2013 GS1 में, कि उत्तरी गोलार्ध में अधिकांश गर्म मरुस्थल 20-30 डिग्री अक्षांशों के बीच ही क्यों हैं, वो भी महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर। इसका जवाब समझने के लिए इन ताप कटिबंधों के साथ साथ हवाओं के पैटर्न को जोड़ना जरूरी हो जाता है। हालांकि वो इस अध्याय के दायरे से बाहर है, पर संबंधित जरूर है। बिल्कुल। तो प्रीलिम्स पॉइंटर्स यहाँ याद रखना है: उष्ण कटिबंध कर्क और मकर रेखा के बीच, शीतोष्ण कटिबंध कर्क मकर रेखा और आर्कटिक अंटार्कटिक वृत्त के बीच, और शीत कटिबंध आर्कटिक अंटार्कटिक वृत्त और ध्रुवों के बीच। इनका आधार है सूर्य की किरणों का कोण। और मेंस इनसाइट्स देखिए, ये ताप कटिबंध सिर्फ तापमान ही नहीं, बल्कि वर्षा के पैटर्न, मिट्टी के प्रकार, प्राकृतिक वनस्पति और यहाँ तक कि कृषि की संभावनाओं को भी प्रभावित करते हैं। और आजकल जो वैश्विक जलवायु परिवर्तन हो रहा है, वो इन कटिबंधों की सीमाओं और विशेषताओं को बदल रहा है, जो खाद्य सुरक्षा और जैव विविधता के लिए एक बड़ी चुनौती है। तो हमने उत्तर दक्षिण स्थिति और उससे जुड़े ताप कटिबंधों को समझा, लेकिन किसी स्थान की पूर्व पश्चिम स्थिति, उसे बताने के लिए क्या व्यवस्था है? इसके लिए देशांतर रेखाओं का प्रयोग होता है ना? ये अक्षांश रेखाओं से कैसे अलग हैं और इनमें सबसे महत्वपूर्ण कौन सी है? हाँ, पूर्व पश्चिम स्थिति जानने के लिए देशांतर की याम्योत्तर रेखाएं खींची जाती हैं। स्रोत बताता है कि ये उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक अर्धवृत्त रेखाएं हैं। अब देखिए, अक्षांश रेखाओं के विपरीत इन सभी याम्योत्तरों की लंबाई बराबर होती है, लेकिन इनके बीच की दूरी समान नहीं रहती। ये दूरी विषुवत वृत्त पर सबसे ज्यादा होती है, और जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाते हैं, ये कम होती जाती है और ध्रुवों पर तो शून्य हो जाती है। शून्य मतलब सारी रेखाएं एक ही बिंदु पर मिल जाती हैं? जी हाँ, सभी याम्योत्तर रेखाएं ध्रुवों पर मिल जाती हैं। अच्छा।
जैसे अक्षांश में 0 डिग्री पर विषुवत वृत्त था, वैसे ही देशांतर में 0 डिग्री किसे माना गया है और क्यों? ये भी एक सवाल है। हाँ, देशांतरों की गिनती के लिए एक संदर्भ बिंदु की जरूरत थी। तो सभी देशों ने मिलकर ये सहमति बनाई कि ग्रीनविच, जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला है, वहां से गुजरने वाली यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर माना जाए। इसका मान है 0 डिग्री देशांतर। ये रेखा पृथ्वी को फिर से 2 बराबर भागों में बांटती है, पूर्वी गोलार्ध ईस्टर्न हेमिस्फीयर और पश्चिमी गोलार्ध वेस्टर्न हेमिस्फीयर। इसीलिए किसी स्थान के देशांतर के मान के साथ पूर्व के लिए E और पश्चिम के लिए W लिखा जाता है। स्रोत एक रोचक बात और बताता है कि 0 डिग्री प्रमुख याम्योत्तर से जब हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम जाते हैं तो वो असल में एक ही रेखा होती है। ये 0 डिग्री के ठीक विपरीत ग्लोब पर स्थित है। कुल मिलाकर 360 देशांतर रेखाएं हम मानते हैं, 180 पूर्व और 180 पश्चिम। तो अक्षांश और देशांतर ये दोनों मिलकर एक तरह का जाल बुनते हैं, है ना, जिससे पृथ्वी पर किसी भी बिंदु की सटीक स्थिति बताई जा सकती है। इसे स्रोत में क्या कहा गया है और ये असल में काम कैसे करता है? बिल्कुल सही। स्रोत बताता है कि अक्षांश, जो समानांतर रेखाएं हैं, और देशांतर, जो याम्योत्तर हैं, कि इस जाल को ग्रिड कहते हैं। अगर आपको किसी स्थान का अक्षांश और देशांतर पता है तो आप ग्लोब या नक्शे पर उस स्थान को सटीक रूप से ढूंढ सकते हैं। उदाहरण के लिए स्रोत में दिया गया है कि असम में धुबरी 26 डिग्री उत्तरी N अक्षांश और 90 डिग्री पूर्वी E देशांतर पर स्थित है। तो अब आप ग्रिड पर उस बिंदु को आसानी से पहचान सकते हैं जहां 26 डिग्री N अक्षांश रेखा और 90 डिग्री E देशांतर रेखा एक दूसरे को काटती हैं। ये तो हुई लोकेशन की बात, लेकिन देशांतर का एक और बहुत बहुत महत्वपूर्ण पहलू है समय का निर्धारण। जी, ये कैसे जुड़ा है? यूपीएससी प्रीलिम्स में अक्सर समय गणना पर आधारित सवाल आते हैं, जैसे अगर ग्रीनविच में इतना समय है तो किसी दिए गए देशांतर पर क्या समय होगा। इस संबंध को समझना तो बेहद जरूरी है। हाँ, देशांतर और समय का संबंध पृथ्वी के घूर्णन, रोटेशन से सीधा जुड़ा है। स्रोत हमें याद दिलाता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी एक पूरा चक्कर यानी 360 डिग्री देशांतर घूमने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। अब इसका गणित समझिए। 24 घंटे में घूमती है इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो 1 घंटे में कितना घूमेगी? 360 डिग्री को 24 से भाग दें तो आता है 15 डिग्री देशांतर। 1 घंटे में 15 डिग्री, ठीक है। हाँ, और 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगेगा? 1 घंटा यानी 60 मिनट में 15 डिग्री घूमती है, तो 1 डिग्री घूमने में समय लगेगा 60 मिनट, 15 इज इक्वल टू 4 मिनट। ये जो संबंध है 1 डिग्री देशांतर इज इक्वल टू 4 मिनट का समय अंतर, यही समय की गणना का आधार है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि जो स्थान ग्रीनविच यानी 0 डिग्री देशांतर से पूर्व में है, वहां सूरज पहले उगता है तो उनका समय ग्रीनविच के समय से आगे होता है, और जो स्थान पश्चिम में है वहां सूरज बाद में उगता है तो उनका समय ग्रीनविच से पीछे होता है। क्या इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं? जरूर। स्रोत के तर्क के अनुसार ही चलते हैं। मान लीजिए ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे हैं, तो 15 डिग्री पूर्व देशांतर पर समय क्या होगा? 15 डिग्री पूर्व का मतलब है 15 गुणा 4 बराबर 60 मिनट, यानी 1 घंटा आगे। तो वहां दोपहर का 1 बजा होगा। 1 घंटा आगे। हाँ, और 15 डिग्री पश्चिम देशांतर पर समय क्या होगा? 15 डिग्री पश्चिम का मतलब है 15 गुणा 4 बराबर 60 मिनट, यानी 1 घंटा पीछे। हाँ, तो वहां सुबह के 11 बजे होंगे। 1 घंटा पीछे। बिल्कुल। इसी तरह 180 डिग्री देशांतर पर, जो 0 डिग्री के ठीक विपरीत है, ग्रीनविच के दोपहर 12 बजे के समय ठीक मध्य रात्रि होगी, क्योंकि 180 डिग्री का मतलब है 180 गुणा 4 मिनट बराबर 720 मिनट, जो कि पूरे 12 घंटे होते हैं। ये स्थानीय समय की गणना तो ठीक है, लेकिन सोचिए भारत जैसा विशाल देश है जिसका देशांतरीय विस्तार काफी ज्यादा है, लगभग 68 डिग्री पूर्व से 97 डिग्री पूर्व तक। स्रोत बताता है कि गुजरात के द्वारका और असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में ही करीब 1 घंटा 45 मिनट का अंतर है। अगर हर शहर अपना स्थानीय समय माने तो ट्रेनें कैसे चलेंगी, ऑफिस कैसे खुलेंगे? इस समस्या का क्या समाधान निकाला गया? ये एक बहुत ही व्यवहारिक समस्या है और इसी के समाधान के लिए मानक समय, स्टैंडर्ड टाइम की अवधारणा अपनाई गई।
ज्यादातर देश क्या करते हैं कि अपने देश के लगभग बीच से गुजरने वाली किसी एक देशांतर रेखा मतलब याम्योत्तर पर जो स्थानीय समय होता है उसे ही पूरे देश के लिए मानक समय मान लेते हैं। तो भारत का मानक समय यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST किस देशांतर पर आधारित है और इसे ही क्यों चुना गया? ये प्रीलिम्स के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण तथ्य है। याम्योत्तर स्टैंडर्ड मेरिडियन माना गया है। ये रेखा उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर के पास से गुजरती है, ऐसा माना जाता है। स्रोत में स्थान का उल्लेख नहीं है, पर यह सामान्य जानकारी है। इसी याम्योत्तर के स्थानीय समय को ही पूरे देश का भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST माना जाता है। अब सवाल है कि 82.5 डिग्री ई ही क्यों? इसे चुनने का मुख्य कारण ये है कि ये भारत के कुल देशांतरीय विस्तार मतलब लगभग 68 डिग्री ई से 97 डिग्री ई तक के लगभग बीच में स्थित है। इससे देश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों के समय का अंतर काफी हद तक संतुलित हो जाता है। साथ ही मानक समय अक्सर 15 डिग्री ये 7.5 डिग्री के गुणक पर रखे जाते हैं ताकि अंतर्राष्ट्रीय समय समन्वय में आसानी हो। जैसे 15 डिग्री का मतलब 1 घंटा और 7.5 डिग्री का मतलब आधा घंटा, और 82.5 डिग्री भी 7.5 डिग्री का गुणक है। 7.5 गुणा 11 बराबर 82.5। अच्छा, ये लॉजिक है। और ये भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम या जिसे अब UTC कहते हैं उससे कितना आगे? क्योंकि भारत ग्रीनविच 0 डिग्री से पूर्व में 82.5 डिग्री देशांतर पर है, तो जाहिर है हमारा समय आगे होगा। कितना आगे? 82.5 डिग्री को 4 मिनट प्रति डिग्री से गुणा करें तो आता है 330 मिनट। 330 मिनट यानी 5 घंटे और 30 मिनट। तो IST = GMT प्लस 5 घंटे 30 मिनट। तो प्रीलिम्स पॉइंटर्स यहाँ खास बातें। देशांतर मेरिडियंस अर्धवृत्त लंबाई बराबर ध्रुवों पर मिलती हैं। प्रमुख याम्योत्तर प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री ग्रीनविच से। ग्रिड अक्षांश और देशांतर का जाल। समय गणना 1 डिग्री 4 मिनट। पूर्व में समय आगे, पश्चिम में पीछे। मानक समय की जरूरत भारत की मानक याम्योत्तर 82 डिग्री 30 मिनट ई और IST = GMT प्लस 5.30। और मेंस ऑनसाइट्स देखें तो मानक समय सिर्फ सुविधा का मामला नहीं है, ये राष्ट्रीय एकता और आर्थिक गतिविधियों के सुचारू संचालन के लिए भी जरूरी है। भारत में एक से अधिक समय क्षेत्र टाइम जोन्स की मांग पर बहस होती रहती है, आपने सुना होगा, खासकर उत्तर पूर्वी राज्यों के संदर्भ में जहां सूर्योदय बहुत जल्दी हो जाता है। इसके पक्ष और विपक्ष में सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक तर्कों का विश्लेषण मेंस के लिए प्रासंगिक हो सकता है। साथ ही देशांतर रेखाएं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन की अवधारणा से भी जुड़ी हैं, जो मोटे तौर पर 180 डिग्री देशांतर के पास है और दिन बदलने का निर्धारण करती है। तो आज हमने NCERT के इस अध्याय के माध्यम से देखा कि ग्लोब, अक्षांश और देशांतर ये सिर्फ स्कूली भूगोल की बातें नहीं हैं। ये पृथ्वी को समझने, स्थानों को चिन्हित करने, जलवायु क्षेत्रों को परिभाषित करने और पूरी दुनिया के समय को सिंक्रोनाइज करने का एक वैज्ञानिक और व्यावहारिक ढांचा है। UPSC की तैयारी में इन बुनियादी बातों की स्पष्ट समझ अनिवार्य है। बिल्कुल, ये जो काल्पनिक रेखाएं हैं ये वास्तव में हमारी दुनिया को चलाने में मदद करती हैं, नेविगेशन से लेकर संचार तक। और ये भी सोचने वाली बात है कि कैसे ग्रीनिच यानी 0 डिग्री या 82.5 डिग्री पूर्व जैसी रेखाओं का चुनाव सिर्फ तकनीकी नहीं रहा, बल्कि इसमें ऐतिहासिक और राजनीतिक सहमति का भी परिणाम शामिल है। चलिए इस चर्चा को समाप्त करते हुए एक विचार के साथ छोड़ते हैं जिस पर आप सोच सकते हैं। हाँ, अंतिम विचार। सोचिए, भविष्य में जब मानव सभ्यता मंगल ग्रह या शायद किसी और खगोलीय पिंड पर बस्तियां बसाएगी, तो क्या वहां भी स्थानों और समय को परिभाषित करने के लिए ऐसी ही किसी अक्षांश देशांतर जैसी ग्रिड प्रणाली की जरूरत पड़ेगी? और अगर हाँ, तो सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि वहां की प्रमुख याम्योत्तर यानी 0 डिग्री देशांतर रेखा कहाँ से गुजरेगी? उस नए संसार का ग्रीनिच कहाँ होगा और उसे तय कौन करेगा? Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.